Hello dear friends, welcome to the channel Competition Crackers, and if you guys are preparing for any government exams then you can subscribe to our channel because आपको हमारे चैनल में बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी that will be helpful for your examination. Anyway, let's get start to the today's video. और आज की इस वीडियो में दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लेशियर. पिछली वीडियो की अगर मैं आपको याद दिला दूं यानी कि लेक्चर नंबर 32 की, बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 33. अभी जो ये अपलोड कर रहे हैं दिस विल बी लेक्चर नंबर 33 और 32 लेक्चर की याद आपको मैं दिला दूं. तो इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर एक्शन. लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर एक्शन, ये रिवर या लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर्स. इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जो कि रिवर्स के इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क से बनते हैं. ठीक है, इसमें हमने सारे के सारे प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था और माउंटेन से किस तरीके से ले जाती है चीजें रिवर्स का पूरा डिस्कस कर दिया था हमने अच्छी तरीके से. अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो को एंड होने दो, एंड स्क्रीन आती है जो, उसमें आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट. ठीक है, तो आप देख लेना. एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टूडेज पार्ट जिसमें कि हम कर रहे हैं ग्लेशियर. अब ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों इसको समझते हैं पहले, फिर देखेंगे हम ऐसे लैंड फॉर्म्स जो कि ग्लेशियर के कारण फॉर्म होते हैं. ठीक है, यानी कि ग्लेशियर में भी तो इरोजन होगा, यहाँ पर भी तो डिपोजिशनल वर्क देखने को मिलेगा. तो इससे जो जो लैंड फॉर्म्स बनेंगे उसको हम देख लेंगे. सबसे पहले हम, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ग्लेशियर आखिर होता क्या है, तो इसको समझ लेते हैं. ग्लेशियर इज अ मास ऑफ आइस स्लाइडिंग डाउन टू द स्लोप फ्रॉम अ स्नो क्लैड रीजन इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियर. तो ग्लेशियर की यहाँ पर फर्स्ट में डेफिनेशन दी हुई है. अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो आप उसको निकाल के रख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं, एक भी लाइन आपकी स्किप नहीं करते हैं हम. ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बुक को भी अपने सामने रखिए और चीजों को समझते जाइए क्योंकि आपको आसानी होगी फिर. फर्स्ट है कि ग्लेशियर होता क्या है दोस्तों. ग्लेशियर इज अ मास ऑफ आइस. ठीक है, मास ऑफ आइस होता है ग्लेशियर दैट इज स्लाइडिंग डाउन द स्लोप फ्रॉम अ स्नो क्लैड रीजन. यानी कि जो कोई भी ऐसा रीजन है जहां पर पूरा का पूरा स्नो से भरा हुआ रीजन है वो, ठीक है, उसमें से जो कुछ आइस नीचे की ओर को स्लाइड करती है. ठीक है, आइस जो क्या करती है नीचे की ओर को स्लाइड करते रहती है फ्रॉम अ स्नो क्लैड रीजन, दैट आइस इज कॉल्ड एज द, दैट पार्ट ऑफ आइस इज कॉल्ड एज द ग्लेशियर. यानी कि मूविंग आइस, ठीक है, मूविंग आइस सीट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर. यानी कि आइस का ऐसा टुकड़ा जो कि मूवमेंट करता हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ग्लेशियर कहते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी इसकी. ठीक है, अब देखो, अब मूवमेंट करता है तो हमने बोला अब कितना मूवमेंट करता है. ऑन एन एवरेज ग्लेशियर मूव्स अबाउट 1 to 15 मीटर्स अ डे. यानी कि एक दिन में, इन वन डे, ग्लेशियर मूव्स अबाउट 1 to 15 मीटर, 1 से 15 मीटर तक मूवमेंट हो सकता है. और वो डिपेंड करेगा ऑन द स्लोप. अगर स्लोप ज्यादा, ढलान है तो ज्यादा मूवमेंट होगी, ढलान कम है तो कम मूवमेंट होगी. एंड ऑल्सो फ्रिक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि कितना मूवमेंट करेगा. अब आ जाता है द ग्लेशियर इज मूविंग फ्रिक्शन ऑफ आइस फ्रॉम द बॉटम, होगा ये, फ्रॉम द बॉटम स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ लेयर. अब देखो दोस्तों, जो जैसे ये आइस की बड़ी सी सीट है, ये इस तरीके से सीट है, अब ये ढलान है नीचे की ओर को, तो यहाँ पर ये मूवमेंट कर रही है सपोज, ठीक है, नीचे की ओर को. तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस आइस में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगी और डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बीच क्या फ्रिक्शन काम करेगा. तो जो फ्रिक्शन होगा वो, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन. तो ऊपर जो आइस नीचे की तरफ को आ रही होगी उसको कहीं ना कहीं जो बॉटम की लेयर्स होंगी वो क्या करेंगी, इसको रोकेंगी या इसको स्लो डाउन करेंगी. ठीक है, तो ग्लेशियर के मूवमेंट को स्लो डाउन कौन करता है, बॉटम की लेयर स्लो डाउन करती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण. फिर आता है देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ग्लेशियर. 2 प्रकार के ग्लेशियर्स होते हैं. पहला होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और दूसरा होता है एल्पाइन ग्लेशियर. अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और एल्पाइन ग्लेशियर को समझेंगे. ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. ग्लेशियर मीन्स ऐसा आइस का शीट जो कि मूवमेंट करता है या मोशन करता है स्लाइड की ओर, या आप कह सकते हैं स्लोप की ओर, उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं. और एक दिन में ऑन एन एवरेज 1 से 15 मीटर तक जो है ग्लेशियर का मूवमेंट होता है. और ये मूवमेंट डिपेंड करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच, स्नो की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच कितना फ्रिक्शन काम करता है, उस पर डिपेंड करेगा कितना मोशन होगा, बिकॉज फ्रिक्शन वहां पर वर्क करता है. और 2 टाइप के ग्लेशियर होते हैं, कॉन्टिनेंटल और एल्पाइन. इनको समझ लेते हैं. तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों,
Continental glacier is the extensive sheet of ice spreading across a vast region start moving due to pressure of ice. अब यहाँ पर क्या होगा, देखो extensive sheet of ice कह रहा है, यहाँ पर आपको ये मैंने आपको ये फिगर दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखो कितना बड़ा आइस का टुकड़ा आप कह सकते हैं या एक परत आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको आइस की बहुत बड़ी परत जब बहुत बड़े हिस्से में, वास्ट रीजन में, बहुत बड़े हिस्से में एक ही परत फैली हुई हो और उसका मूवमेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ आइस। आइस में जो प्रेशर लगता है, जैसे ऊपर की लेयर है, ये क्या करेगी, नीचे की लेयर में प्रेशर अप्लाई करेगी और प्रेशर अप्लाई करते हुए जो है थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर को इसमें क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा और इसी के कारण जो है यहाँ पर मूवमेंट शुरू होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का। अब दिस मूविंग शीट ऑफ आइस इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब जो ये मूविंग शीट है, ठीक है, अब ये पूरा इतना बड़ा तो वो तो प्लेन शीट है, लेकिन हमने क्या कहा था ग्लेशियर की डेफिनेशन में, हमने फर्स्ट में ही कहा था कि मूवमेंट इज कंपलसरी, यानी कि मोशन होना चाहिए उसमें। अब जो ये अब मूवमेंट होगा इसमें भी, इस सीट में भी मूवमेंट होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, और इस प्रेशर के कारण जो मूविंग सीट होगी, जो सीट मोशन में होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। सच ग्लेशियर्स आर मेनली सीन इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। अब देखो अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड की मैं बात कर रहा हूं, दीज आर द पोलर रीजन्स। आप कह सकते हैं कि कहां पर देखने को मिलेगा, बेसिकली आपको पोलर रीजन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अंटार्कटिक नीचे साउथ पोल में और ग्रीनलैंड आपको नॉर्थ पोल की ओर देखने को मिलेगा। तो ऐसे रीजन्स, अब पोलर रीजन्स में क्या होता है, डायरेक्ट सनरेज कभी पड़ती नहीं है और उसके बाद अगर उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल स्नो, हमेशा स्नो से फिल्ड रहता है ये पोलर रीजन। तो यहाँ पर ऐसी परतें, एक सीट देखने को मिलेगी, बड़ी सी सीट होगी जो कि पूरी आइस से भरी हुई होगी और उसमें प्रेशर, आइस का जो प्रेशर होता है वो लगने के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्या करेगी, स्लाइड करना शुरू कर देगी। जैसे आप देख भी सकते हैं, जैसे आप आइस रखेंगे ना, आपके पास आइस के टुकड़े हैं, मान लीजिए 7-8 टुकड़े आप रखेंगे अगर, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ऊपर का टुकड़ा होगा वो नीचे की ओर को बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक उसमें जो है, क्योंकि फ्रिक्शन काफी कम लगता है आइस में, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या करता है, बहुत कम लगता है उसमें, बहुत ही स्मूथली जो है नीचे की ओर को आ जाती है वो। तो फिसल जाते हैं ना, इसीलिए तो आइस में जल्दी जल्दी, तो आइस खुद में भी जो लेयर्स में जो है फिसलती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेशर ऑफ आइस। तो इसी के कारण जो मूवमेंट शुरू होगा उसमें जो है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स फॉर्म होंगे। अब चलते हैं दोस्तों एल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर आप फिगर देख लो, ये प्लेन ग्लेशियर का फिगर था, एक सीट थी बड़ी सी जिसमें कि प्रेशर के कारण मोशन हो रहा था। इसमें ये माउंटेन्स में जो ऊपर के रीजन होंगे, अब देखो माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या होता है, हिली रीजन्स होता है। तो हिली रीजन्स में अगर आप जैसे जैसे हाइट में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर स्नो पड़ती है, आपको पता होगा माउंटेन रीजन में ही तो स्नो पड़ती है ना, जितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होंगे वो हमेशा स्नो फील्ड रहेंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो ग्लेशियर बन जाते हैं, कैसे, क्योंकि स्नो पड़ी और स्नो धीरे धीरे नीचे को, अब क्योंकि स्लोप है, माउंटेन में तो स्लोप होते हैं, तो माउंटेन स्लोप से धीरे धीरे स्नो क्या करेगी, नीचे को आते रहेगी और यहाँ पर ग्लेशियर फॉर्मेशन अपने आप होते जाएगा, मोशन करेगा क्योंकि आइस, तो ग्लेशियर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देयर आर सेवरल माउंटेन्स विच आर snowfields लाइक हिमालयन, एल्प्स एंड रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। अब जो हिमालयन माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स है, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और फोल्ड माउंटेन्स की आपको पता है कि हाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाइट बहुत ज्यादा होगी तो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो दे विल ऑलवेज बी फिल्ड विथ स्नो से भरे हुए रहेंगे। अब क्या होगा, द आइस इज एक्यूमुलेटिंग इन दिस एरिया स्टार्टिंग स्लाइडिंग डाउन द स्लोप। अब यहाँ पर क्योंकि स्लोप है तो आइस नीचे स्लाइड करना शुरू कर जाएगी। द मास ऑफ आइस स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन इज कॉल्ड एज द माउंटेन ग्लेशियर और एल्पाइन ग्लेशियर। अब जो आइस नीचे मोशन में आ जाएगी, जो नीचे ढलान से नीचे की तरफ को आना शुरू कर देगी, उनको हम क्या कहते हैं, माउंटेन ग्लेशियर और एल्पाइन ग्लेशियर। तो इसमें जो है आइस का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ किससे, आइस का मूवमेंट हो रहा है इसमें, या आइस सीट का जो मूवमेंट हो रहा है माउंटेन्स में वो हो रहा है बिकॉज ऑफ स्लोप्स के कारण, क्योंकि ढलान है माउंटेन में तो कोई भी चीज ढलान की तरफ तो जाएगी ना। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में क्यों हो रहा था मोशन, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ आइस। तो ये चीज याद रखना, यही इसमें अंतर है, ठीक है। और जो ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है ये पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे जहां हमेशा बर्फ पड़े रहती है और बर्फ पड़ते पड़ते जो है वो एक सीट बना देगी, पूरी की पूरी स्नो सीट। और ये एल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम होता है, वहां
ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है इनके बीच। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है ये चीज दोस्तों, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो को आप जरूर से लाइक कर देना अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है दोस्तों? आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड फ्लोट अवे इनटू द सी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द आइसबर्ग। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नाइस पार्क, इट्स कॉल्ड एज द, इज कॉल्ड अ नाइस पार्क नहीं है ये, इट इज कॉल्ड एज आइसबर्ग होगा। डिक्टेट करके करा हुआ है और ये गलत सुनता है। ठीक है, तो इसमें गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो, उसकी अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो सही सुन पाए। तो एनीवे फिलहाल देख लेते हैं। तो आइसबर्ग क्या होता है दोस्तों? जो आइस का टुकड़ा, अब हमने देखा आइस का टुकड़ा जो मोशन में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ग्लेशियर। अब जो वो ग्लेशियर होगा, जब वो टूट के नीचे गिरेगा, अब ग्लेशियर के नीचे कभी भी क्या होगी, कभी भी क्या होता है, सी होता है या रिवर होती है। ठीक है, या तो रिवर होगी या सी होगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं आइसबर्ग की, तो आइसबर्ग आपको समुद्रों में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लेशियर जो रिवर्स होंगी, रिवर्स माउंटेन रीजन्स में, माउंटेन जो ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर काफी कम आइस होती है एज कंपेयर टू पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में क्योंकि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं, तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स में जो भी टुकड़े टूटते हैं धीरे धीरे, यहाँ पर देखो आप, जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर था, इसमें देखो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। ये है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब आपने देखा कि बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ आइस, आइस जो है मूवमेंट कर रही है। अब आइस मूवमेंट कर रही है धीरे धीरे, यहाँ पर आपको क्रैक्स से दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये यहाँ पर ये क्रैक्स है, ये इतने सारे बहुत सारे क्रैक्स हैं। अब ये क्रैक होते जाएंगे दोस्तों, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा टूट के, जो ये है जिसको मैंने वो कर दिया, ये रेड पेन से अभी दिखा दिया, ये जो है टूट के वाटर में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये क्या है, सी है, ये क्या है, समुद्र है। ठीक है, या समुद्र है ये, या ओशियन हो सकता है ये, तो ये समुद्र या ओशियन में चले जाएगा ये पार्ट, और यहाँ पर क्या करेगा, डूबेगा, या समुद्र और ओशियन में ये डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी तो कम होती है, तो ये इस समुद्र में ही फ्लोट करना शुरू कर देगा, यानी कि बहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी पार्ट को, जो ये ग्लेशियर का ऐसा पार्ट है जो टूट के समुद्र में आ जाता है और बहना शुरू कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है, उसी को हम आइसबर्ग कहते हैं। अब फ्लोट क्यों करता है दोस्तों? फ्लोट के पीछे सिंपल सा कारण है, डेंसिटी। बिकॉज डेंसिटी ऑफ दिस आइसबर्ग इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से आइस की डेंसिटी क्योंकि कम होती है, इसी के चलते जो है आइस क्या करती है, वाटर में डूबती नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं सेमी फ्लोटेशन होगा, कुछ पार्ट नीचे आएगा इस तरीके से और कुछ पार्ट सरफेस में आपको दिखेगा। इस तरीके का जो है वो डेंसिटी के कारण जो है वो फ्लोटेशन होता है। ठीक है, तो आइसबर्ग समझ में आ गया, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का ऐसा टुकड़ा जो टूट के समुद्र में आ गया और फ्लोट करना शुरू कर देगा, बहना शुरू कर देगा समुद्र में, उसको कहते हैं आइसबर्ग। और इसने फ्लोट करना क्यों शुरू करा? बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ वाटर, और इसीलिए थोड़ा पार्ट ऊपर दिखता है इसका और थोड़ा पार्ट नीचे रहता है, तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन जो है वो फ्लोटेशन होता है आइस का वाटर में। अब बात करते हैं दोस्तों लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर के कारण कौन कौन से लैंड फॉर्म्स तैयार होते हैं। तो फर्स्ट, देयर आर वेरियस लैंड फॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशनल फंक्शन ऑफ ग्लेशियर। तो आपको पता है जितने भी लैंडफॉर्म क्रिएटेड होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन मीन्स तोड़ के लाना, डिपोजिशन मीन्स जोड़ना। तो तोड़ने और जोड़ने के कारण ही जो है वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब देख लेते हैं ग्लेशियर में किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्रिक, CRIQUE। अब आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्रिक। अब क्रिक क्यों क्या होते हैं अब समझ लो। व्हेन द स्नो फ्रॉम द माउंटेन स्लाइड्स, ठीक है, जब माउंटेन्स, अब ये क्रिक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, माउंटेन ग्लेशियर में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? माउंटेन ग्लेशियर में, माउंटेन ग्लेशियर में देखने को मिल जाएंगे। अब व्हेन द स्नो फ्रॉम द माउंटेन स्लाइड्स इट गेट डिपोजिट इन अ हॉलो in any side of the peak, and because of the friction at the floor the side of the hollow enlarge further, these are called as the creek। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जो माउंटेन्स में आपको ज्यादा हाइट में, जहां पर क्या होगी, हाइट ज्यादा होगी, वहां पर टेम्परेचर लो होगा और वहां पर ही स्नो फिल्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स के टॉप रीजन में ही स्नो जो है वो पड़ती है। अब स्नो से क्या होगी, ढलान होगी, देखो इस तरीके से ढलान होगी, तो आइस नीचे नीचे को आएगी,
तो आइस के नीचे नीचे आने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो आइस नीचे को आ रही है वो हमेशा क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी किस पे, रॉक्स पे। जो चट्टाने होंगी ना माउंटेन्स में, उसमें हमेशा फ्रिक्शन लगाते रहेगी, उसमें घर्षण लगते रहेगा, उसमें जो है रॉक्स हैं जो वो दे विल स्टार्ट टू ब्रेक। ठीक है, जब रिवर उतना, हमने रिवर के बारे में जब पढ़ा था, रिवर जब रॉक्स पे अटैक करती है या रॉक्स पे स्ट्राइक करती है तो रिवर तक रॉक्स को तोड़ देती है। तो आइस का तो मास वाटर से तो ज्यादा होगा ना मास, तो आइस भी जो है वो इसी प्रकार से तोड़ना शुरू कर देगी रॉक्स को। और धीरे धीरे बहुत टाइम बाद, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर आप कह सकते हैं, तो इस तरीके से एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाएगा। जहां पर से भी रॉक टूटेगी वहां पर एक हॉलो स्ट्रक्चर बनते जाएगा। ठीक है, खासकर जहां पर सॉफ्ट रॉक होगी वहां पर तो ये ज्यादा चीज देखने को मिलेगी है। तो इस तरीके से हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब बाद में जब आइस आएगी तो यहाँ पर भी थोड़ी आइस जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि एक हॉलो बन गया, एक गड्ढा बन गया इसमें। ठीक है, और जैसे जैसे दोबारा आइस नीचे आएगी थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएगी तो ये हॉलो स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्यों बन रहा है ये हॉलो, बिकॉज ऑफ द इरोजनल फंक्शन ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है इरोजन कर रही हैं, रॉक्स को इरोड कर रही हैं, और इसके कारण रॉक्स टूट रही हैं इस हिस्से की, और यहाँ पर एक हॉलो, एक गड्ढा बनते जा रहा है। और बाद में जब इस गड्ढे में जब बर्फ जाएगी, स्नो जाएगी या ग्लेशियर्स जाएंगे तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठा हो जाएंगे तो इसी को क्या कहेंगे, इसी रीजन को क्या कहते हैं, क्रिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रिक कहते हैं। और इस क्रिक में जब वाटर मेल्ट करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, लेक फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पर स्नो से भर गया ये पूरा का पूरा गड्ढा। अब मान लीजिए थोड़ी भी धूप आएगी, क्योंकि ये तो माउंटेन रीजन है, धूप तो आएगी आएगी। अब धूप आएगी तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा पानी, मतलब पानी में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आइस। आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी और पानी बन जाएगा यहाँ पर। और इसके कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो ये स्नो है यहाँ की यहीं इस गड्ढे में ही रह जाएगी और यहाँ पर लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऐसी टाइप के लेक को क्या कहते हैं, TARN, टार्न कहेंगे। इन लेक को क्या कहेंगे, टार्न कहेंगे। कब, जब ये आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और लेक का निर्माण हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइप के लेक को टार्न कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को आप देखिए जिसमें मैंने रेड पेन लगाई है, ये इस वाले इतने से स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों। अब देखो इसमें क्या है, क्रिक, बैक वॉल ऑफ क्रिक इज हाई क्लिफ। अब क्योंकि ऊपर ये जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये वाली ऊपर ये वाला हिस्सा, ये क्या है, इसकी हाई क्लिफ है इसके पीछे तरफ, यानी कि इस क्रिक के ये गड्ढा है जो हॉलो है नीचे स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या है, ये क्रिक में यहाँ पर आपको हाई क्लिफ देखने को मिल जाएगा। और फ्लोर में एक कॉनकेव डिजाइन है। अब कॉनकेव डिजाइन क्या होता है, ये इस टाइप का कटोरे का आकार का जो डिजाइन होता है उसको कॉनकेव डिजाइन कहते हैं। और नीचे क्या है, ये इस तरीके से कॉनकेव डिजाइन है, ह्यूज इन साइज विद शेप्स लाइक अ आर्म चेयर। अब तो अगर आप इसको समझेंगे तो ये एक चेयर की तरह आपको दिखेगा ये। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक आर्म चेयर की तरह दिखता है। तो ये होता है क्रिक का डिजाइन। और क्रिक क्या होता है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब दूसरा है दोस्तों फियोर्ड। फियोर्ड तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो दोस्तों वो होती है FJORD। अगर आप पढ़ेंगे, और किसी बुक में आपको FJORD भी देखने को मिलेगा, फिलहाल ल्यूसेंट में FIORD दे रखा है, तो FJORD इसको लिखते हैं। इसको अगर लिखने की बारी आती है तो इसकी स्पेलिंग होती है FJORD, और इसको प्रोनाउंस करते हैं फियोर्ड। ठीक है, तो देख लेना इस चीज को आप। अब फियोर्ड क्या होता है दोस्तों, when the lower end of the trough is drowned by the sea, it forms a deep steep side inlet called as the fjord। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए ये कोई माउंटेन है दोस्तों, इस तरीके से माउंटेन है। अब यहाँ पर से जो है, या माउंटेन है या आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, माउंटेन ग्लेशियर है। अब इसमें से धीरे धीरे जो है आइस नीचे को आना शुरू होगी, नीचे को आना शुरू होगी दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा वेग से आइस नीचे की तरफ को आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आइस जिस हिस्से में गिरती है वहां पर जो है एक जो इसका ट्रॉ का, यानी कि इसका जो निचला हिस्सा है, इसको ब्रेक भी कर देती है, कई बार ब्रेक कर देती है। यानी कि इसके निचले हिस्से में जो सबसे नीचे का हिस्सा होगा ना, जैसे ये माउंटेन है, ये इसका ट्रॉ है, या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, इसका ये ट्रॉ है, यानी कि सबसे निचला सरफेस वाला पार्ट है। जब आइस नीचे 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 आएगी तो इस तरीके से बार बार एक ही जगह पर आते आते स्ट्राइक करते करते जो ये जमीन है, देखो वैसे तो ये लेयर इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए थी ये लेयर, लेकिन ये क्या कर देगी, आइस जब नीचे नीचे आएगी तो इसको धसा देगी, इस जमीन को यहाँ पर ना, इस ये सरफेस से इसके नीचे तक धसा देगी बार बार आते आते। तो इस तरीके का जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एफजॉर्ड या फियोर्ड कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं,
फियॉर्ड कहते हैं। दीज आर ड्रॉन्ड बाय द सी, इट फॉर्म्स अ डीप स्टीप साइड तैयार कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज द फियॉर्ड। और समटाइम दिस फियॉर्ड इज ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ओशियन के मोशन के, ओशियन के कारण भी ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है, फियॉर्ड। और ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्वियन और साउथ चिलियन कोस्ट में बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये यही काम, जो सिमिलर काम था, यहाँ से आइस का नीचे आके इसको ब्रेक कर देना, मतलब कि जो सी लेवल है, जैसे कि सरफेस लेवल है इतना है, लेकिन बार बार आइस गिरते 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 इसको क्या कर देगी, इस लेवल को तोड़ के नीचे पहुंच जाएगा ये सी लेवल, एक यहाँ पर वैकेंट क्रिएट हो जाएगा। और सिमिलरली ओशियन का वाटर भी जब लगातार इधर की ओर को आएगा तो इसको ब्रेक कर देगा सी लेवल से, इसमें क्योंकि बार बार स्ट्राइक करेगा वाटर, तो इसके कारण भी जो है ये ब्रेक बन जाएगा, एक यहाँ पर वैकेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, डबल एक्शन से ये बन सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, फियॉर्ड कहते हैं। और नॉर्वियन और साउथ चिलियन कोस्ट में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। अब थर्ड है दोस्तों यू शेप्ड वैली, यानी कि यू आकार की वैली। इससे पहले हमने वी शेप्ड वैली पढ़ा था। वी शेप्ड वैली आपको रिवर्स में देखने को मिली थी कि रिवर्स ने इधर से भी इरोजन किया, इधर से भी इरोजन करके इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया वी जैसा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों ग्लेशियर्स फ्लो करते हैं, व्हेन अ ग्लेशियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वैली इन अ माउंटेन रीजन, the sides of the valley got eroded and these valleys are formed with the vertical sides and the floor. This is called as the U-shaped valley. Similarly, V-shaped valley कैसे बनते थे दोस्तों, जब इस तरीके से वैलीज के बीच से जो है रिवर पास करती थी ना, ऐसे नदी बहती थी, तो नदी क्या करती थी, इन माउंटेन्स के पार्ट को इरोड करती थी, तो इसी इरोजन के कारण जो है वो वी शेप्ड वैली बना देती थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्या कर रहा है, ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है, ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है दोस्तों, तो ग्लेशियर जो तोड़ता है वो अब नदी से तो ज्यादा ही पार्ट को ब्रेक कर देगा ग्लेशियर, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा एक जो आप कह सकते हैं लेटरल साइड जो है वो बहुत ज्यादा फैला देता है ग्लेशियर। तो इसके चलते यहाँ पर इस तरीके का यू आकार का ये इस तरीके की वैली फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ इरोजन, क्योंकि इरोजन करेगा ना, इसको माउंटेन्स को धीरे 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 तोड़ने लगेगा, तो इसके कारण एक लेटरल स्पेस को अपने बढ़ा देगा और इस प्रकार का यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इन द वैली। दिस इज कॉल्ड एज द यू शेप्ड वैली। तो ये ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगी जहां पर ग्लेशियर दो माउंटेन्स के बीच से मूवमेंट कर रहा होगा और दोनों को इरोड करेगा, यहाँ से भी इसके रॉक्स को तोड़ना शुरू कर देगा, इधर से भी रॉक्स को तोड़ना शुरू कर देगा, एंड फाइनली एक यू शेप्ड का वैली क्रिएट हो जाएगी, इसको कहते हैं यू शेप्ड वैली, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हैंगिंग वैली। इन माउंटेन रीजन मैनी ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन ग्लेशियर। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं उसी से किसका निर्माण होता है दोस्तों, रिवर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रिवर्स से। जितनी भी नदियां हैं वो ग्लेशियर से ही निकलती हैं, ठीक है, खुद में पानी नहीं निकलता है। एक्चुअल में जो बड़े बड़े हिल्स होंगे उनमें स्नो पड़ेगी, स्नो मेल्ट होगी, वही रिवर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो हैंगिंग वैली क्या होता है, माउंटेन रीजन्स में क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ट्रिब्यूटरीज मतलब जिनमें की मेन जो रिवर है या मेन ग्लेशियर है उससे थोड़ा कम पानी है, सहायक नदी या सहायक ग्लेशियर्स होते हैं, वो मेन ग्लेशियर को ज्वाइन करेंगे। अब इफ द वैली ऑफ अ ट्रिब्यूटरी इज एट हायर लेवल देन द वैली ऑफ मेन ग्लेशियर, द ट्रिब्यूटरी अपीयर टू बी हैंगिंग, दिस वैली इज कॉल्ड एज द हैंगिंग वैली। अब अगर जो देखो यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा है, इसको अभी यहाँ पर तो इसमें वाटर दिखाया गया है, अब इमेजिन करो आप यहाँ पर ये ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर ही होता है ना, जब तक वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, रिवर फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक तो हम उसको ग्लेशियर ही कहेंगे। अब ये मेन ग्लेशियर है जो नीचे बह रहा है यहाँ पर ना, ये दो इसके वैली के बीच में यहाँ पर आपको ये मेन ग्लेशियर है, मान लीजिए ये इधर की ओर को जा रहा है, ये मेन ग्लेशियर है, मेन ग्लेशियर ये हो गया। जो ये ऊपर से आ रहा है दोस्तों ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर हो गया, इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी, यानी कि इसकी सहायक हो गई। अब ये इसमें आएगा, नीचे गिर के इसको ज्वाइन कर लेगा, जो मेन ग्लेशियर है नीचे गिर के उसको क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। अब जो ये ट्रिब्यूटरी से नीचे की तरफ को जिस टाइम आता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्या कर रहा है, जो ये वाटर है दिस इज हैंगिंग ऑन दैट पार्ट, इस पार्ट में, इस माउंटेन पार्ट में ये ऐसा लगेगा जैसे ये वाटर लटक रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हैंगिंग वैली कहते हैं। यहीं पर ही फॉर्मेशन होता है किसका, हैंगिंग वैली का। ये इस तरीके से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाटर जो ऐसे नीचे की तरफ को आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये लटक रहा है इसमें, दिस इज कॉल्ड एज द हैंगिंग वैली। और अगर आप देखेंगे जो ट्रिब्यूटरीज थी जब रिवर्स में मिलती थी और उस टाइम पे जब रॉक्स को वो ब्रेक नहीं कर पाती थी और इस तरीके से नीचे आना पड़ता था, हैंग होके उनको नीचे के हैंगिंग करके उनको नीचे की तरफ को आना पड़ता था, तो वाटरफॉल होता था। तो हैंगिंग वैली, आई होप चीजें समझ में आ गई। जो
ट्रिब्यूटरीज होगी जो ज्वाइन करेगी मेन ग्लेशियर को, अगर ज़्यादा हाइट में है, क्योंकि मेन ग्लेशियर यहाँ पर देखो ये नीचे है, इतने डाउन है, और ये जो ट्रिब्यूटरी आ रही है ऊपर हाइट से आ रही है, तो यहाँ पर एक रीजन ऐसा आएगा जहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हैंगिंग स्ट्रक्चर इसको फॉर्म करना पड़ेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हैंगिंग वैली। ठीक है, हैंगिंग वैली फॉर्म होगी। फिर आ जाता है दोस्तों मोरेन। मोरेन क्या होते हैं दोस्तों, अब हमें अभी तक हमने देखा इरोजनल फंक्शन किसका, ग्लेशियर का, कि ग्लेशियर जहां से भी आ रहा था चीजों को तोड़ता हुआ आ रहा था, तोड़ने के कारण कुछ स्ट्रक्चर बन जा रहे थे, या कुछ जो मटेरियल, अब जो मटेरियल अपने साथ लेके आएगा उसको कहीं पर छोड़ेगा भी तो सही, तो जहां पर वो चीज छोड़ेगा, डिपोजिशन करेगा, वहीं पर एक फॉर्मेशन होगा किसका, मोरेन्स, उनको ही कहेंगे। द मटेरियल दैट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय अ ग्लेशियर इज नोन एज मोरेन। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन में क्या था, ग्लेशियर था, ग्लेशियर आया, धीरे धीरे इसके रॉक्स को भी तोड़ता हुआ आया, अब नीचे नीचे आएगा, तो इसको कहीं ना कहीं जो ये मटेरियल को तोड़ के लाया था, इसको कहीं ना कहीं डिपोजिट भी तो करेगा ना, इसको कहीं छोड़ेगा भी तो सही। तो जो ये डिपोजिशनल वर्क है, जो ये मटेरियल को छोड़ेगा, उसको ही क्या कहते हैं, मोरेन कहते हैं, राइट। मोरेन आर मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स दैट आर बॉट डाउन बाय द ग्लेशियर, बाय द डाउन द वैली बाय द ग्लेशियर, यानी जो ग्लेशियर माउंटेन से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के लाया है, उसके जो रॉक्स के पीस होंगे उनको ही क्या कहेंगे, हम मोरेन कहेंगे। मोरेन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब मोरेन जो है 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज लैटरल मोरेन, सेकंड वन इज टर्मिनल मोरेन, और थर्ड वन इज ग्राउंड मोरेन। तो 3 टाइप के होंगे। अब देखो यहाँ पर बढ़िया से आपको एक फिगर दिखाया गया है। अब इसमें देखो दोस्तों, ये ऊपर क्या है, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। अब यहाँ पर से कंटिन्यूसली जो आइस है, इसका मतलब मूवमेंट कर रही होगी। अब आइस मूवमेंट करेगी तो ये जो ये माउंटेन है, जो ये माउंटेन है, इसमें क्या होंगे, रॉक्स होंगे, चट्टाने होंगी, इसको तोड़ते हुए लाएंगे। फिर फाइनली ये ट्रिब्यूटरीज इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देगा। इस तरीके से एक यहाँ से भी आएगा, ऐसे ही ग्लेशियर नीचे की तरफ को आएगा, इसको मेन को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और रॉक्स के टुकड़ों को लेके आएंगे। अब देखो रॉक्स के टुकड़ों को ये कहाँ कहाँ छोड़ते हैं दोस्तों, एक तो ये यहाँ पर जो एक ग्रे पेन से आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये इधर किनारों पे छोड़ेगा कुछ हिस्से, जो टुकड़े तोड़ के लाया माउंटेन्स के, इधर ये जहाँ पर मैं रेड पेन चला रहा हूँ, इन किनारों पर छोड़ेगा। तो और सिमिलर टाइप की चीज आपको इधर भी देखने को मिलेगी, ये इधर भी किनारों पे जो भी इसके किनारे होंगे, एक राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों जगह ये छोड़ेगा, ये इधर तरफ छोड़ रखा है। तो इनको क्या कहते हैं, लैटरल मोरेन्स, यानी कि जो रॉक के पार्ट है, या जो चट्टान या जो सेडिमेंट्स है, जो ग्लेशियर है वो अपने किनारे पे छोड़ेगा, दोनों साइड पे छोड़ेगा, उनको क्या कहते हैं, लैटरल मोरेन्स कहते हैं। अब आता है मीडियल मोरेन। क्या होते हैं दोस्तों, मीडियल मोरेन होते हैं ऐसे मोरेन जो इन बिटवीन छोड़ेगा, कुछ कुछ इससे बीच में भी छूटेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिलेगा, दो ग्लेशियर के बीच सेपरेशन देखने को मिलेगा। इसको जो ये बीच वाला हिस्सा है, अलग अलग पेन से, ये हो गया लैटरल मोरेन्स इधर तरफ, और ये इधर तरफ जो साइड में छोड़ेगा बेसिकली उसको लैटरल मोरेन्स कहेंगे। उसके अलावा अब देखो, उसके अलावा जो बीच में हिस्सा छोड़ा, जो ये बीच में इन बिटवीन मिडिल, जिसके के कारण 2 चैनल्स बन गए ग्लेशियर के, इसको क्या कहेंगे, मेडियल मोरेन कहेंगे। और जो फाइनली लास्ट में छोड़ेगा, ठीक है, फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा ना दोस्तों जहां पर जो ग्लेशियर्स होंगे दे विल कन्वर्टेड, जो मेल्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, और मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों, मेल्ट होके रिवर में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, और फाइनली जब ये एक रीजन पे पहुंच जा रहा है, यहाँ पर ये जो ये यहाँ से बाहर निकल रही है, ये क्या है, जो ये स्काई ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये क्या है, रिवर है। फाइनली रिवर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रिवर में कन्वर्ट होने से पहले जितना भी पार्ट ले गया आया होगा, ऑलमोस्ट उसको मैक्सिमम पार्ट को वहां पर छोड़ देगा। जो ये पर्पल पेन से दिखा रहा हूँ, जो ये रॉक्स टाइप के आपको दिख रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल मोरेन। ठीक है, यानी कि रिवर बनने के पहले जो सेडिमेंट्स छोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल मोरेन कहेंगे। तो लेटरल मोरेन क्या थे, लेटरल मोरेन जो कि ग्लेशियर लेके आ रहा था और अपने किनारों पे, दोनों किनारों पे छोड़ दे रहा था, उनको लेटरल मोरेन कहेंगे। मिडियल मोरेन क्या होगा, जो कि मिडिल में छोड़ेगा, ठीक है, कभी कभी मिडिल में छोड़ देगा और 2 चैनल में बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, मेडियल मोरेन कहेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर से अलग अलग आ रहे हैं ना, ये इस माउंटेन से आ रहा है एक ग्लेशियर, एक ग्लेशियर इस माउंटेन से आ रहा है। अब दोनों अपने अपने लेटरल में, इसने भी अपने लेटरल में इधर को छोड़ा, इसने अपने लेटरल में इधर को छोड़ा। अब देखेंगे तो ये बीच में बन गया, इन दोनों के बीच में बन गया, इन दोनों रीजन्स के, इस वाली रिवर और इस वाले ग्लेशियर के बीच में बन गया ये, तो इसको कहेंगे लेटरल मोरेन, जो बीच में बनेगा। और टर्मिनल मोरेन जहां पर लास्ट में जब पहुंचने वाले होंगे,
ठीक है, जब लास्ट में जब रिवर में कन्वर्ट होने वाला होगा ये ग्लेशियर, तो वहां पर जो जो हिस्से को छोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल मोरेन, क्योंकि टर्मिनल मीन्स क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो ये मोरेन्स छोड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें कुछ ओवल शेप्ड के हिल्स बनते हैं, छोटे छोटे ओवल शेप्ड के, इस तरीके से छोटे छोटे ओवल शेप्ड के हिल्स बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑफ लेसर हाइट, दीज आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, ड्रम्प लिप्स कहते हैं, ड्रम लिप्स कहते हैं। और जिगजैग हिल्स, कभी कभी ऐसा होता है जैसे जिगजैग हिल्स, इस तरीके के हिल्स बन जाएंगे, इस तरीके के पार्ट बन जाएंगे, और विथ मैनी स्टीप स्लोप्स मेड अप ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स के, इसको हम क्या कहते हैं, एस्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ड्रम्पलिन्स क्या होगा, जब इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगा, जो ये लेके आए हैं पार्ट, जहां पर भी छोड़े, चाहे टर्मिनल में छोड़े, लेटरल में छोड़े, अगर इस टाइप के छोटे छोटे हिल्स टाइप के बने तो उनको क्या कहेंगे, ट्रम्प लिप्स कहेंगे। और अगर इस तरीके से, इस तरीके के टाइप के स्टोन्स बने तो इनको हम क्या कहेंगे, एस्कर्स कहेंगे। ठीक है, ये एस्कर्स और ट्रम्प लिप्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। मोरेन आपको समझ में आ गया होगा, हैंगिंग वैली, यू शेप्ड वैली, फियोरेट क्रिक, और आइसबर्ग, एल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और ग्लेशियर। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए, ग्लेशियर, ग्लेशियर के टाइप और क्या क्या लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर फॉर्म करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों, जरूर से लाइक कर देना, तो इससे पता चलेगा मुझे रिस्पॉन्स। और जो जो लोग भी हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आगे भी लेक्चर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये क्लास देखी या नहीं। ठीक है, जिन्होंने भी कंप्लीट ये क्लास देखी, आप यस करके लिख सकते हैं, यस आई वॉच्ड द फुल क्लास, इस तरीके से आप कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो दोस्तों, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो अभी का, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करके आपको आंसर दूंगा। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिए, और साथ ही साथ अन्य मित्र आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप फॉलो करते हैं लेक्चर्स को, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी लेक्चर आ सकता है। बायोलॉजी का कोर्स मैंने बना दिया है, बायोलॉजी का कोर्स अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप जाके देख सकते हैं उसका भी। तो इस तरीके से अभी ल्यूसेंट को कवर करा रहे हैं, जीके और भी काफ़ी चीज़ अभी इस चैनल में होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी नेक्स्ट अपडेट आए तो उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और लाइक शेयर मैंने बता दिया। कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और थैंक यू।